आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए जो 2 प्रैक्टिस पेपर जारी किए थे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। टोटल पेपर 2 हैं, कोड ए और कोड बी। इस वीडियो में मैं आपको कोड ए का पूरा पेपर दिखाऊंगा और सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो यानी कि कोड बी की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर 2022 और 23 क्लास 12th कोड ए है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का 3 घंटे और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पहले एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है सन 1962 में। ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो इसका आंसर है सन 1971। ऑप्शन ग जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, 12। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, वॉशिंगटन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1984 में पंजाब में कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्म के आधार पर गठित किन्हीं 2 दलों के नाम लिखिए। तो पहले दल का नाम है मुस्लिम लीग और दूसरा है अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजग एनडीए का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन अमेरिका में क्या है? तो इसका आंसर है पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखें, कच्चा टीवू द्वीप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई एक कार्य लिखिए। तो इसका आंसर है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करता है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं, उनके भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दिखाऊंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन है, व्यापी जुड़ाव का अर्थ किस भावना से है? तो इसका आंसर है संसार के लोग, वे चाहे किसी भी देश या क्षेत्र में रहते हों, आपस में एक परिवार के सदस्य हैं और उन्हें एक दूसरे से सहयोग करके ही जीवन व्यतीत करना है। तो उसके बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर जो है मैंने नोटबुक में लिख रखे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ।
जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने इस नोटबुक में तैयार कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर बोल के बताया था। सभी क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है? आंसर देखें। एक दलीय प्रभुत्व उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ बहुदलीय प्रणाली के होते हुए भी किसी एक दल की प्रधानता बनी होती है। ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि एक दलीय प्रभुत्व का मतलब ये है कि बहुत सारे दल हों लेकिन एक ही दल का प्रभुत्व हो, तो ऐसी व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट में न जाना, यानी कि जितने भी शक्तिशाली गुट हैं उनसे दूर रहना और अपने खुद के स्वतंत्र निर्णय ले सकें और राष्ट्रीय हित के अनुसार कार्य कर सकें, तो उसको जो है गुट निरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की विदेश नीति के कोई 2 लक्षण लिखिए। आंसर है गुट निरपेक्षता, जिसके बारे में अभी पढ़ा था कि भारत की विदेश नीति है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। उसके बाद है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं? आंसर देखें। जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जन समुदाय तक पहुंचने से रोका अथवा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस घटना को प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी सूचना है जिसको सरकार अपनी सख्ती के द्वारा जनता तक नहीं पहुंचने देती है, तो उसको प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रीयवाद से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। क्षेत्रीयवाद एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से क्षेत्र विशेष के हितों को सर्वोपरि मानता है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति विशेष या कोई दल अपने क्षेत्र को ही सर्वोपरि मानता है, यानी कि उसी के हित के लिए कार्य करता रहता है, तो उसको क्षेत्रीयवाद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट अमेरिका का था तो दूसरा गुट सोवियत संघ का था, यानी कि रूस का। लगभग संपूर्ण विश्व 2 गुटों में विभक्त था, यानी कि विभाजित था। इसलिए विश्व को द्विध्रुवीय कहा जाता था, परंतु दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने से विश्व का एक ध्रुव समाप्त हो गया। इसी को द्विध्रुवीय का पतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर है, पहला देखें ऑप्शन, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था जो थी राज्य नियंत्रित थी, राज्य उसको नियंत्रित करते थे। और दूसरा है राज्य द्वारा लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति करना, यानी कि राज्य ही जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा हुई? आंसर देखें। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई। इसकी स्थापना हेतु maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है? आजकल इस पद पर कौन कार्य कर रहा है? आंसर देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में इस पद पर पुर्तगाल के एंटोनियो
गुटरेस कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निर्जन वन क्षेत्र क्या है? आंसर देखें। निर्जन वन क्षेत्र का अर्थ ऐसे वनों से है जिसमें मनुष्य या जानवर नहीं रहते। उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में निर्जन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इन देशों में वनों को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है जहां पर लोग वास नहीं करते, यानी कि इन स्थानों पर जो है इंसान नहीं रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के सम्मुख उपस्थित किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। विभाजन। विभाजन की वजह से सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसी के कारण ही कश्मीर की समस्या की उत्पत्ति हुई, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसी कारण से जो है कश्मीर समस्या की उत्पत्ति भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। विभाजन की वजह से ही बड़ी संख्या में शरणार्थियों के पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी थी या पड़ी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 80% या लगभग 250 मिलियन आबादी गरीब थी। अकाल व भूख ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद हेतु प्रेरित किया, यानी कि अकाल और भूखमरी के कारण जो है खाद्य सामग्री यानी कि खाने के सामान जो है दूसरे देशों से मंगाने पड़े थे। तीसरा पॉइंट है विविधता में एकता सुनिश्चित करना। एक नए स्वतंत्र भारत जिसमें कई रियासतें थीं, उन सभी को एक साथ लाना और एक देश बनाने की चुनौती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 4, कम आर्थिक क्षमता। भारत में शिथिल कृषि और निम्न औद्योगिक आधार जैसी समस्याएं मौजूद थीं। वर्ष 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 54% हिस्सा था। स्वतंत्र भारत में 60% जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विकास के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। पहला है जीवन का स्तर। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि लोगों के रहन सहन के स्तर का विकास हो, उन्हें सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उसके बाद दूसरा है रोजगार देना। विकास का एक अन्य लक्ष्य है देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। उसके बाद तीसरा लोकतंत्र का विकास। विकास का एक अन्य लक्ष्य लोकतंत्र का विकास भी है। विकास लोकतंत्र के विकास में सहायता करता है और इसके फलस्वरूप लोकतंत्र विकास में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति का दोहन। विकास का लक्ष्य प्रकृति का दोहन भी है। भौतिकवादियों की यह धारणा है कि जो भी इस विश्व में है उसका जी भरकर अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इसी में ही भौतिक सुख मिलता है, इसलिए आज वे प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश उस समय अनेक तरह के संकटों से जूझ रहा था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसी समय 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, जिससे देश को एक कुशल नेतृत्व से वंचित होना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तथा इसके अलावा इसी दशक में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति को इस देश ने खो दिया। इस दशक में भारत ने 2 युद्धों को झेला था, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। इन्हीं कारणों की वजह से 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर देखें, पहला कारण देखें, दहेज प्रथा। अनेक सामाजिक बुराइयां भी महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी थी। इनमें दहेज प्रथा भी एक है। इसी प्रथा के कारण निर्धन व्यक्ति अपनी बेटी के लिए उचित वर की तलाश नहीं कर पाता है, क्योंकि वह दहेज देने में समर्थ नहीं है। दहेज के कारण आज भी महिलाओं को सताया जाता है और उन्हें दहेज लाने के लिए मजबूर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, समाज में महिलाओं के लिए दुर्व्यवहार। भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। समाचार पत्रों में प्रतिदिन स्त्रियों के साथ हो रही दुर्व्यवहार की खबरें छपना आम बात प्रतीत होती हैं, जिसमें स्त्रियों को ही बदनामी का शिकार होना पड़ता है। अधिकतर मामलों में अपराधियों को दंड नहीं मिलता तथा न्याय प्रक्रिया जटिल, लंबी तथा खर्चीली होने के कारण पीड़ित महिला के लिए न्याय प्राप्त कर पाना बहुत कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है, समानता का अधिकार केवल दिखावा मात्र है। आज भी भारतीय समाज में स्त्री पुरुष की समानता दिखावा मात्र है। व्यवहारिक रूप में स्त्री के मुकाबले में पुरुष को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पारिवारिक जीवन में पुरुष प्रधान समाज में छोटी छोटी बात में भी स्त्री की राय को कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी। देश में महिलाओं ने सर्वोच्च राजनीतिक पद प्राप्त किए हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने में वांछित भागीदारी प्राप्त हो गई है। अभी भी महिलाओं को विधानमंडलों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गठबंधन सरकार की किन्हीं 4 लक्षणों का वर्णन करो। आंसर देखें, यानी कि गठबंधन सरकार के लक्षण बताने हैं। फर्स्ट है, गठबंधन सरकार में 2 या 2 से अधिक दल भागीदार होते हैं, यानी कि गठबंधन 2 या 2 से अधिक दलों के बीच होता है। ऐसी सरकार का गठन एक समान न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। ऐसी सरकार प्राय एक कमज़ोर सरकार होती है। ऐसी सरकार सदा ही अस्थिर रहती है। अगला पॉइंट है, ऐसी सरकार के गठन में प्राय नेतृत्व और विभागों के विभाजन की समस्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें, वर्तमान पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य विद्यमान आर्थिक समानता को कम करना है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो वर्तमान में पक्षपातपूर्ण यानी कि भेदभाव करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको समाप्त करके एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य यानी कि बीच में जो आर्थिक असमानताएं हैं उनको कम किया जा सके, ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास के रास्ते पर चल सकें। इसके लिए विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के बारे में कुछ कारण बताए हैं, जो हैं नंबर 1, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना चाहिए। यानी कि जो तकनीकी जो विभिन्नता है, यानी कि तकनीकी तौर पर जो वो विकासशील देश जो पिछड़े हुए हैं उनको तकनीक देनी चाहिए, यानी कि इस भेद को कम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना चाहिए, यानी कि विकसित देशों द्वारा जो विकासशील देश हैं उन पर जो वित्तीय बोझ है, जो कर्ज है, उसको कम करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की
वरीयता देनी चाहिए, यानी कि विकासशील देश जो हैं उनको ऐसे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए जो विकासशील हों, यानी कि उनको विकासशील देशों को व्यापार में अधिक महत्व दे। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की कीमत घटना बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों में अंतर होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखे, यानी कि जो सोवियत संघ है उसका जो विघटन हुआ था उसके कारण बताने हैं। तो पहला कारण है एक दल का प्रभुत्व, यानी कि सोवियत संघ में जो था एक ही दल जो था प्रमुख था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च था, यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी उसका ही सर्वोच्च था, जो जनता की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ था। कम्युनिस्ट पार्टी और गणराज्यों के समूह में रूस के प्रभुत्व को देखकर जनता शोषित महसूस करती थी, यानी कि जो सोवियत संघ था इसमें कई सारे देश थे और इसमें जो थी रूस की प्रधानता थी, यानी कि रूस का प्रभुत्व था और जो बाकी के देश के जो जनता थी वो अपने आप को शोषित महसूस करती थी, यानी कि शोषण हुआ है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। साम्यवादी व्यवस्था में जनता के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता के पास अधिकार नहीं होते हैं। निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, यानी कि निजी संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सारे अधिकार सरकार के पास आ गए थे। सरकार के निर्णय जनता पर थोपे जाने लगे जिससे वह आक्रोशित हो गई और जनता में असंतोष बढ़ गया। उसके बाद है तीसरा कारण संसाधनों का सही से प्रयोग न होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ लोगों का मानना था कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभुत्व हो गया था। उन देशों पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग उन देशों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा शस्त्रों पर खर्च करने के कारण जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हो सकी, यानी कि संसाधनों की कमी पड़ गई, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के ऊपर सोवियत संघ का अधिकार हो गया था उस अधिकार को बनाए रखने के लिए वहाँ पर जो है पैसों को खर्च किया गया, यानी कि आर्थिक संसाधनों को वहाँ पर खर्च किया गया और जो शस्त्र थे यानी कि युद्ध के दौरान जो शस्त्र खरीदे गए थे उसके कारण जो है जनता पर बोझ बढ़ा था, तो जनता जो थी जनता की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी थी। अगला पॉइंट है पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना। शीत युद्ध में यूरोप 2 भागों में बंट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में, यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था उसमें जो यूरोप था 2 भागों में बट गया, एक बन गया पूर्वी यूरोप, एक बन गया पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो तेजी से विकसित हुई तथा जनता की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रही। देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। दूसरी तरफ सोवियत संघ पिछड़ता चला गया और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए लाहौर घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी? आंसर देखें। लाहौर घोषणा पत्र का मकसद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के अलावा वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि करना था। घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का विकास और मैत्रीपूर्ण सहयोग दोनों ही देशों के लोगों के हित में सहायक सिद्ध होंगे। सुरक्षा के परमाणु आयाम को पहचानना और किसी भी संघर्ष से बचने की जिम्मेदारी लेना, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुरक्षा परिषद के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन का वर्णन है। वर्तमान में इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन व 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका प्रति 2 वर्ष में चयन किया जाता है। यानी कि जो अस्थायी सदस्य देश हैं 10, उनका हर 2 साल में चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चयन महासभा द्वारा किया जाता है। शक्तियां एवं कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी है। विश्व के किसी भी हिस्से में शांति भंग होने की स्थिति में यह तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। दूसरा पॉइंट है, सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के बारे में कोई भी कदम उठा सकती है। तीसरा पॉइंट है, नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सिफारिश करना, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सिफारिश भी करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने में भी भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट है, कृषि भूमि की कमी। विकास कार्यों में शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि विकास कार्यों की वजह से शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण गांवों को शहरों में बदलने का कार्य किया गया है। यानी कि विकास के कारण जो गांव हैं उनको शहरों में बदला गया है, जिसके कारण नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कों के साथ साथ रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि पर मकान तथा कारखाने बनाए जा रहे हैं। इन सब का परिणाम यह निकला है कि कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है, और अगर यही हाल रहा तो भूमि से पर्याप्त खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर इसी तरह से कृषि योग्य भूमि का उपयोग शहरीकरण के लिए किया गया तो पर्याप्त खाने के सामान की प्राप्ति के लिए भी जो है पर्याप्त भूमि की कमी पड़ जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, भूमि की उत्पादकता में कमी। औद्योगिकरण के कारण कारखानों की संख्या बढ़ी है, परंतु कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस तथा गंदे और जहरीले पदार्थ भूमि में समा जाते हैं, जो भूमि की उत्पादकता, मात्रा और गुणों में गिरावट का कारण बनते हैं। यानी कि इन कारणों से जो भूमि की उत्पादन की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद है वायु प्रदूषण। आज जल के साथ साथ वायुमंडल भी प्रदूषित हो गया है, और बड़े बड़े शहरों में तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी उपलब्ध नहीं है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से दिन रात निकलने वाला धुआं और गैसें, ताप बिजली घरों से निकलने वाली राख आदि के कारण नगरों में सड़कों पर चलते हुए सांस लेने का अर्थ है जहरीली गैस को शरीर में दाखिल कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, वनों की कटाई के कुप्रभाव। समाज की आर्थिक विकास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई की जा रही है। यानी कि समाज की आर्थिक विकास के लिए वनों का जो है अंधाधुंध कटाई की जा रही है। शहरीकरण की भूख ने पहाड़ों को काटकर वहाँ पक्के मकान बनाने का काम किया है। यहाँ पर पेड़ों आएगा। शहरीकरण की भूख ने पेड़ों को काटकर वहाँ पक्के मकान बनाने का काम किया है, जिससे प्राकृतिक संतुलन नष्ट हुआ है। यानी कि प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, और साथ ही भूमि का कटाव भी बढ़ता गया। वनों के कारण
भूमि में जल का भंडारण होता है, यानी कि पेड़ पौधों के कारण ही जो है भूमि में जल का भंडारण होता है, जो भूमि को बंजर नहीं होने देता। परंतु वनों के काटे जाने से भूमि भी बंजर होने लगती है, जिसका उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे जंगली जीव जंतुओं के लिए खाने की समस्या बढ़ती है, उत्पन्न हो जाती है, और बहुत से जीवन तो लुप्त होने की अवस्था में आ गए हैं। तो ये था आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड ने जारी किया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट सेट बी यानी कि कोड बी का पेपर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।